गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को इस पे पढ़ाने पर? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन हम भेजते हैं, जब क्वेश्चन आप पा जाते हैं उसके बाद अगर नहीं समझ आता ना मुझे व्हाट्सएप कर करो, क्वेश्चन में पूछो प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है? मैं फिर बता दूंगा, फ़ोन कर लूँगा आपको या व्हाट्सएप कॉल कर लूँगा, तभी बता दूंगा आपको, ठीक है? अब हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है, नॉर्मल वेस्टेज क्या है, और अगर हमने किसी भाग की बिक्री कर दी, कुछ प्रोडक्शन की बिक्री करी किसी प्रोसेस में, उस प्रोसेस के सेल्स को भी हमने देखा था, जो बचा हुआ था उसको हमने आगे बढ़ा दिया था। इसके बाद हमने देखा था कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्राइसेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। देन आई टोल्ड यू हाउ कैन वी कैलकुलेट द प्राइसेज ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है? इसके बाद अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोसेस में कोई चीज़ डालते हैं बनाने के लिए, तो वो उसके जैसे मान लीजिए हमने 1 किलो डाला या 10 किलो डाला, तो हमारा उत्पादन 11 किलो या 12 किलो हो जाता है। ऐसा होता है कभी? ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कभी क्वेश्चन कैसा, ऐसा कोई उत्पाद बताइए जिसमें हम लोग इन चीज़ों को डालते हो और उत्पादन बढ़ के आता है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है? तो जब देखिए ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमने 10 किलो डाला उत्पादन के लिए और उत्पादन हमारा 11 या 12 किलो हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम उसको कहते हैं प्रोसेस में बचत, या उसको कहते हैं असामान्य बचत, या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कहते हैं। अब तक तो हमने क्वेश्चन में लॉस देखा, नुकसान होता है, ठीक है? प्रोसेस लॉसेज देखा हमने, लेकिन देयर में बी सम प्रोसेस इफेक्टिवनेस आल्सो, like we are putting 10 kg and we are getting 11 kg in that process. This 1 kg will be known as effectiveness या abnormal effectiveness of that process, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमको करने के लिए आता है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, कैसे पता चलेगा इसको, कैसे पता चलेगा हमारे पास एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आ गई? तो इसको करने के देखते हैं एक्चुअल वेस्ट, नॉर्मल वेस्टेज माइनस एक्चुअल वेस्टेज, ठीक है ना? तो इसमें से एक्चुअल वेस्टेज माइनस नॉर्मल आउटपुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना? अब अगर मान लीजिए इसका मूल्य ज्ञात करना होता है, तो वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को हमें कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल कॉस्ट निकालनी पड़ती है, जैसे अब तक आप देखे थे क्वेश्चन में। अब आप नॉर्मल आउटपुट कर देते हैं इनटू यूनिट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, मीन्स जो नॉर्मल कास्ट आएगी, नॉर्मल कास्ट डिवाइडेड बाई नॉर्मल आउटपुट, ठीक है? मल्टीप्लाई करोगे यूनिट ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, जितना संख्या होगी उसकी गुणा कर लोगे, आंसर निकल जाता है। जैसे मानिए अगर एक क्वेश्चन है कोई भी कि किसी प्रक्रिया में 50% क्षय होता है, मतलब इफ इट इन एनी प्रोसेस देयर इज 5% वेस्टेज, 5% वेस्टेज हो जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास कुल 5000 इकाइयाँ डाली गई, 5000 यूनिट्स आर पुट इनटू प्रोसेस, 5000 इकाइयाँ प्रोसेस में डाली गई और इसका 5% क्षय होता है, ठीक है ना? तो अगर मान लीजिए 5% क्षय हुआ तो 5000 का 5% निकालोगे, कितना हो जाएगा? ये 250 होगा, 250 होगा। अब अगर मान लीजिए उत्पादन होता है 4800 का, फिर से क्वेश्चन सुनिए, एक प्रोसेस में 5% वेस्टेज होती है, उस प्रोसेस में हमने 5000 यूनिट डाला, ठीक है, बनाने के लिए उत्पादन हो रहा है 4008 यूनिट्स का, ठीक है? तो सामान्य क्षय कितना होगा इसमें, मतलब नॉर्मल वेस्टेज कितना होगा? नॉर्मल वेस्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5000 यूनिट्स डाला था आपने, मल्टीप्लाई किया 5% से, ठीक है ना? तो ये आ गया 250 यूनिट्स। आ रही बात समझ में? 5000 यूनिट डाला था, 5% वेस्टेज है, तो 250 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज हो गई। प्रश्न में कह रहा है कि उत्पादन हो रहा है 4800 यूनिट्स का, जबकि उत्पादन कितना होना चाहिए था? 5000 से 250 घटा दीजिए, 250 घटा दीजिए, तो आना चाहिए 4750 यूनिट, ठीक है, उत्पादन में। लेकिन उत्पादन हो रहा है 4800 यूनिट का। तो ऐसी अवस्था में 50 यूनिट का 50 यूनिट का एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है?
अब इसकी लागत को कैसे निकाला जाएगा, इसकी कॉस्ट को कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 5,000 यूनिट डाला और उसका अमाउंट 50,000 रुपये आया हुआ हो, खर्चे में 50,000 कुल आ गया, ठीक है, सारा खर्चा जोड़ने के पश्चात 250 यूनिट्स नॉर्मल वेस्टेज चली गई, उत्पादन कितना बचेगा, 4,750 यूनिट का, ठीक है ना। अब 4,750 यूनिट का उत्पादन हुआ तो उसका मूल्य कितना आया, मान लीजिए 50,000 मूल्य था, डेबिट साइड का जोड़ किया था, 50,000 डिवाइडेड बाई 4,750, ठीक है ना। अब यहाँ पे एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कितना आया, 50 यूनिट का, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 4,750 मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दोगे तो इसका मूल्य निकल जाएगा एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं आसानी से, बहुत मुश्किल नहीं होता, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही क्वेश्चन किया जाना है। केवल क्रेडिट साइड में अमाउंट यूनिट के कॉलम में यूनिट बढ़ जाएंगी और डेबिट साइड में इफेक्टिवनेस के यूनिट को आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके बराबर होगा यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करिए, छोटा सा क्वेश्चन है। फ्रॉम द पार्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट। From the particulars prepare process account and abnormal effectiveness account। दो कॉलम बनाना है आपको, एक में लिखेंगे materials used in units, materials used in units 5,000, मतलब 5,000 यूनिट्स को हमने प्रयुक्त किया या डाला। फिर है कास्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, कास्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, कास्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड 10,000। नेक्स्ट लिखिए वेजेस 10,000, वेजेस 10,000, other expenses 6,000, other expenses 6,000। फिर है नॉर्मल वेस्टेज 5%, नॉर्मल वेस्टेज 5%। फिर है सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज ₹5 पर यूनिट, सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज ₹5 पर यूनिट। नेक्स्ट है एक्चुअल प्रोडक्शन 4,800 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 4,800 यूनिट्स। एक बार फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, मटेरियल्स यूज्ड इन यूनिट्स 5,000, कास्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड 10,000, wages 10,000, other expenses 6,000, normal wastage 5%, sale of normal wastage at ₹5 per unit, and actual production 4,800 units। क्वेश्चन पूरा हो गया। आगे देखिए, बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। यहाँ पे केवल एक ही प्रोसेस आपको दी हुई है, खाली समझाने के लिए क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको। तो देखिए बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट, अमाउंट लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए हमको क्या क्या करना है, डेबिट साइड में लिखना होता है पार्टिकुलर्स, देन यूनिट्स, फिर लिखते हैं रुपीज, ठीक है। नोट करिए, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, मटेरियल्स आएगा, फिर जो खर्चा होगा वो आएगा, कितने मटेरियल आपने यूनिट में डाला वो देखना होगा। चलिए लिखिए, शुरू करिए क्वेश्चन करना। ये 2 मटेरियल्स यूनिट में लिखेंगे 5,000 और अमाउंट में आएगा 10,000, ठीक है। क्वेश्चन में आपने दिखा है, लिखा है इसको, मटेरियल्स यूनिट में लिखेंगे 5,000 और
रुपीज़ में लिखा जाएगा 10,000, ठीक है। फिर आएगा वेजेस, वेजेस लिखिए, वेजेस है 10,000। अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस लिखेंगे 6,000, ठीक है। यही प्रश्न में हमको दिया हुआ है डेबिट साइड के लिए। अब आइए क्रेडिट साइड देखिए, लिखते हैं पार्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। पार्टिकुलर्स में आइए, लिखेंगे बाई नॉर्मल वेस्टेज, बाई नॉर्मल वेस्टेज कितना परसेंट है, ये प्रश्न में दिया हुआ है 5%, ठीक है ना। तो 5,000 का 5% निकाल दीजिए, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% या 5,000 गुणे 5/100 कर दीजिए, ये निकलेगा 250 यूनिट, 250 यूनिट्स, ठीक है। इसको बेच भी रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट, तो 5 रुपए के हिसाब से बेचना है इसको, 250 यूनिट है तो कितना यूनिट्स में आएगा, 250 यूनिट्स में आप लिखेंगे 250, और अमाउंट में लिखा जाएगा 250 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा 1250, 1250, ठीक है। 1250 आ गया अमाउंट वाले कॉलम में। अब देखिए प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है 4,800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, तो लिखेंगे यूनिट वाले कॉलम में 4,800, यूनिट्स कॉलम में लिखेंगे 4,800, ठीक है। अब कितने रुपए आपके इस क्रेडिट साइड में कितने रुपए का बनेगा, ये देखिए कुल जोड़ा आपने, तो ये हुआ था 26,200, नहीं 10-10-20 से 26,000 रुपया हुआ था, 26,000 रुपये केवल हुए थे यहाँ पे। क्रेडिट साइड में देखिए कि आपके पास 25,011 रुपये कुल निकल के आएगा, ठीक है। 4,800 यूनिट्स हुआ और अमाउंट आएगा 12,000 घटा दीजिएगा तो कितना निकलेगा, 25,011। नई बात समझ में आई, फिर से देखिए कि आपके पास यूनिट्स आई 4800 और 250, ठीक है ना। कितना हो गया, ये हो गया 5,050 यूनिट, देखिए क्रेडिट साइड में जोड़िए तो ये 5,050 यूनिट हो जाएगा। और 50 डेबिट में कितना यूनिट्स है, डेबिट में कुल 5,000 यूनिट्स ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 50 यूनिट का एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आएगा, तो डेबिट साइड में आप लिखिए टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस 50 यूनिट का लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगर आप 50 यूनिट यहाँ लिखेंगे तो 50 यूनिट लिखने के पश्चात कुल अमाउंट कितना आया था, 26,000 जोड़ने पे आया था। 26,000 में से केवल 1250 घटाना है, 1250 घटाएंगे तो ये आएगा 24,750 रुपया। ये 24,750 रुपये कितने यूनिट का दाम है, ये हो गया, घटा के देख लीजिए, ये हो जाएगा 24,750, यूनिट्स में आएगा 5,000 यूनिट्स था, 250 घटाएंगे तो 4,750 यूनिट का दाम होगा कितना, 24,750, ठीक है ना। तो एक यूनिट का दाम कितना होगा, 24,750 को डिवाइड कर दीजिए 4,750 से तो आएगा 261 रुपया, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 261 रुपया 50 यूनिट का निकला, ठीक है ना, 24,750 मतलब 24,750, इसको डिवाइड किया 4,750 से तो निकलेगा दाम एक यूनिट का, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से तो निकलेगा 50 यूनिट का, तो 50 यूनिट का दाम आ गया 261 रुपया। तो इसको लिखिएगा डेबिट साइड में टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस 261, जहां 50 यूनिट लिखा था उसी के आगे लिखना है 261 रुपया, ठीक है ना। इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5,050 डेबिट साइड में यूनिट्स में और 26,261 आ जाएगा क्रेडिट साइड डेबिट साइड में अमाउंट के कॉलम में, ठीक है। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में जब आप आएंगे तो क्रेडिट साइड में क्योंकि जो मूल्य हमारे पास आया हुआ था उसमें से 1250 रुपये तो कम हो गया था, इस तरह से हमारे पास 24,750 आया था, तो 24,750 डिवाइडेड बाई 4,800 कर दीजिएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4,800 से, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 25,011 रुपया। तो क्रेडिट साइड में यूनिट्स के कॉलम में लिखोगे पहले तो नॉर्मल वेस्टेज वाला 250 आएगा ही आएगा, और उत्पादन वाले में आएगा बाई ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 4,500 लिखेंगे, ठीक है ना।
इस तरीके से 25,011 रुपया लिख देंगे तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का जोड़ आपके सामने निकल के आ जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न को समझिए, जैसे कि आपने इस प्रोसेस में 5,000 इकाइयों को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और इनके जो मूल्य निकाले आपने मटेरियल वेज अदर एक्सपेंसेस का, ये हो गया 10, 10, 20, 26,000 रुपया यहाँ हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आप क्रेडिट साइड में आइए। क्रेडिट साइड में नॉर्मल वेस्टेज निकाला आपने। नॉर्मल वेस्टेज था 5,000 यूनिट्स का, 5,000 यूनिट डाला था, 5% का वेस्टेज है तो 250 यूनिट इसमें आपका नॉर्मल वेस्टेज में आया। नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू दी हुई है 5 रुपये प्रति इकाई, तो 250 गुणे 5 करेंगे, 12 से 50 क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मल वेस्टेज सामने आ जाएगा। अब कितना उत्पादन हुआ हमारे पास, प्रश्न में कह रहा है कि उत्पादन हुआ 4,800 यूनिट का। तो जो यूनिट्स है क्रेडिट साइड में उसको देखिए, 250 और 4,800 4,800 जोड़िए कितना हुआ, ये हो गया 5,050 यूनिट, जबकि हमने डाला था उत्पादन करने के लिए केवल 5,000 यूनिट्स ही। तो 50 यूनिट जो बढ़ा मेरा, ये 50 यूनिट एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का हुआ। इस एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को हम डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक। तो डेबिट साइड में लिखेंगे हम टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, ठीक है ना। यूनिट्स में आएगा 50 और अमाउंट अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर आप क्रेडिट साइड में आइए। क्रेडिट साइड में जब आप देखेंगे ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो कितनी यूनिट आप ट्रांसफर कर रहे हो, 4,800 यूनिट्स। तो ऐसे में हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस की यूनिट क्या आ गई, कैलकुलेट कर लिया। 50 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी उसको देखना है, ठीक है ना। तो 5,000 यूनिट्स आपने डाला था तो उसका मूल्य कितना हुआ था, उसका मूल्य हुआ था 5,000, ठीक है। लेकिन जब 50 यूनिट आपने घटाया तो कितना निकला, 4,750 यूनिट ही वहां पर होना चाहिए था। मतलब नॉर्मल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, नॉर्मल प्रोडक्शन 4,750 यूनिट्स ही होना चाहिए था, जबकि वो 4800 है। तो ऐसे में आपको 26,000 रुपए लगे हुए थे, जिसमें से 50 यूनिट का दाम, 50 यूनिट कौन सी थी, वो 250 यूनिट कौन सी थी, एबनॉर्मल वेस्टेज की, इससे 1,250 रुपए हमको मिला है। इसका मतलब हुआ कि 1,250 रुपए हमारे कुल लागत से कम हो जाएगा। लागत कुल कितनी आई थी, 26,000 दाम आया था, 12 से 50 कम कर दीजिए तो 24,750 हुआ। इसका मतलब अगर नॉर्मल उत्पादन होता तो उत्पादन होता 4,750 यूनिट का, जिसका मूल्य होता है 24,750, ठीक है। अब हमको जब कॉस्ट निकालनी होती है तो कॉस्ट के लिए हम इसी नॉर्मल उत्पादन को लेते हैं और नॉर्मल प्राइस को लेते हैं। तो नॉर्मल उत्पादन होगा 4,750, 4,750, और उसका जो उत्पादन का मूल्य होगा वो होगा 24,750, ठीक है। तब देखिए कि हमें ये जो 50 यूनिट है या बाकी पूरी यूनिट्स हैं उसका दाम कैसे निकलेगा। ऐसे निकाल सकते हो, वैल्यू ऑफ 50 यूनिट्स कैसे निकालना है, वैल्यू ऑफ 50 यूनिट्स का दाम कैसे निकलेगा। 24,750 आपके पास कुल अमाउंट हुआ, कितने का दाम है, ये कितना उत्पादन था नॉर्मल, 4,750 यूनिट्स का, ठीक है। तो 24,750 अपॉन 4,750, ठीक है ना, एक यूनिट का दाम हुआ ये, और मल्टीप्लाई कर दिए 50 यूनिट से तो ये निकलेगा 261 रुपया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में टू एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ रुपीज, कितना रुपया आएगा डिवाइड करने पर 24,750 बटे 4,750, ये आएगा 5 रुपए 21 पैसे, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए डेबिट साइड में यूनिट्स में 50 डालिए और अमाउंट में 261 डाल दीजिए, क्लियर हो गया। ऐसे ही क्रेडिट साइड में आ जाइए, आपको उत्पादन की कीमत निकालनी है। तो अब इस उत्पादन की कीमत कितनी होगी, 4,800 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई कर दिए 5 रुपए 21 पैसे से, तब भी आ जाएगा, या 24,750 डिवाइडेड बाई 4,750 मल्टीप्लाइड बाई 4,800 कर दीजिए, ठीक। तो आपका आंसर आएगा 25,011 रुपया। इस तरीके से हमारा ये खाता पूरा हो जाएगा, प्रोसेस अकाउंट बन जाएगा, ठीक। तो इसको नॉर्मल इफेक्टिवनेस कहते हैं। अब इसी नॉर्मल इफेक्टिवनेस का अकाउंट भी तैयार किया जाता है, ठीक है ना। कैसे निकलेगा ये, क्रेडिट में लिखते हैं बाय प्रोसेस अकाउंट, कितने रुपए का है वो, 261 रुपए का है। और नॉर्मल वेस्टेज निकला आपके पास, नॉर्मल वेस्टेज 60 से 50 यूनिट्स कर देंगे, 5 रुपये प्रति यूनिट निकल जाएगी, 250 आ जाएगा। इसलिए प्रॉफिट आपकी आ जाएगी यहाँ पे 11 रुपये। फिलहाल आपको प्रोसेस अकाउंट में प्रोसेस कैसे बनाते हैं उसको ध्यान से पढ़ लेना है, और ये क्वेश्चन ऐसे ही जब हम क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है प्रोसेस ए बी एंड सी दिया हुआ है। प्रोसेस ए बी एंड सी में मटेरियल कंज्यूम, वेजेस,
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यूनिट्स यूज्ड, इशूड, सारा कुछ आपके प्रश्न में दिया हुआ है। कितनी इकाइयाँ इशू की गई वो दिया हुआ है। उत्पादन तीनों इकाइयाँ का दिया, मतलब प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी में कितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ वो दिया हुआ है। तो हम ऐसा करके प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस में खाली इतनी सी प्रॉब्लम होती है कि हम ये उसकी लागत कैसे निकालें। तो इसके लिए मैंने भैया बताया, आपसे बार बार आपको बता रहा हूँ, 3-4 बार मैं बोल चुका हूँ कि नॉर्मल कास्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट अपॉन नॉर्मल आउटपुट ले लेंगे, 1 यूनिट का दाम निकल जाएगा। उसी यूनिट से आप एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस को मल्टीप्लाई कर में जो पैसा आया, जो अमाउंट आया उसी को लिया और नॉर्मल इफेक्टिवनेस के नंबर से गुणा कर दिया। ऐसे ही क्रेडिट साइड में नॉर्मल जो मूल्य आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप यूनिट प्रोड्यूस से कर देंगे, तो उसका अमाउंट, उसका जो कास्ट होती है, टोटल कास्ट निकल जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है जिसमें प्रोसेस 3 है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोलो मैं, द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस, या ऐसे क्वेश्चन लिखिए, फिर से दोबारा लिखिए। A product of a company passes through distinct processes. एक वस्तु का निर्माण 3 विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। ये प्रोसेसेस हैं ए, बी एंड सी। ए, बी, सी 3 प्रोसेस से वस्तु कोई बन के तैयार होती है। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस it is ascertained that wastage is incurred in each process, like A में 2%, in A 2%, in process B 5%, and in process C 10%। ठीक है, जो नॉर्मल वेस्टेज है वो प्रोसेस ए, बी और सी का दिया हुआ है। ए में 2%, बी में 5% और सी में 10% है। नेक्स्ट है, द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस पजेसेस आ स्क्रैप वैल्यू। द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस पजेसेस आ स्क्रैप वैल्यू। जो प्रोसेस में वेस्टेज होती है, उस प्रोसेस में जो भी वेस्टेज निकलता है उसमें स्क्रैप जो भी हो रहा है उस स्क्रैप की वैल्यू दी हुई है। ए एंड बी इज सोल्ड, ए एंड बी इज सोल्ड ऑफ ₹20 पर 100 यूनिट्स। जो ए और बी प्रोसेस में वेस्टेज होती है उसे 20 रुपया प्रति 100 इकाइयों के हिसाब से बेचा जाता है। एंड दैट ऑफ प्रोसेस सी एट ₹1 पर यूनिट। 1 रुपया प्रति इकाई प्रोसेस सी के वेस्टेज को बेच दिया जाता है। The output of each process passes immediately to the next process. The product of each process is passed immediately to the next process, and the finished units are passed from process C to stock, और प्रोसेस सी से स्टॉक में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब प्रोसेस 3 इज द लास्ट प्रोसेस। उस प्रोसेस में फिनिश्ड गुड्स तैयार होके बन जाता, मतलब तैयार हो जाता है। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस आर गिवन टू यू एज, अब बनाएंगे 4 कॉलम, पार्टिकुलर्स, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। देखिए, मटेरियल्स कंज्यूम्ड
ए में 18,000, बी में 12,000 और सी में 8,000। मटेरियल कंज्यूम्ड ए में 18,000, बी में 12,000 और सी में 8,000। ठीक है। मजदूरी या वेजेस प्रोसेस ए में 28,000, बी में 24,000 और सी में 18,000। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ए में 4,000, बी में 4,000 और सी में 4,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तीनों में बराबर है 4,000। फिर है यूनिट इशूड। यूनिट इशूड ए में लिखेंगे 20,000 यूनिट्स। यूनिट इशूड ए में 20,000 यूनिट्स। ठीक है। फिर है कास्ट ऑफ यूनिट इशूड, जो ए में कॉस्ट दी गई यूनिट्स की दैट इज 50,000 ए में लिखना है। कास्ट ऑफ यूनिट इशूड ए में 50,000, बी में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है। ऐसे ही यूनिट इशूड बी में और ए में, बी में और सी में कुछ नहीं लिखना है। फिर है उत्पादन या प्रोडक्शन या आउटपुट। आउटपुट लिखा हुआ है ए में 19,500, ए में 19,500 यूनिट्स, बी में 18,800 यूनिट्स और सी में 16,000 यूनिट्स। ठीक है। उत्पादन हुआ ए में 19,500, बी में 18,800 और सी में 16,000 यूनिट्स का। ठीक है। तीनों में यूनिट्स दिया हुआ है कि उत्पादन इतना हुआ। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। अब देखिए क्वेश्चन करने के लिए जैसे बड़ा प्रोसेस अकाउंट का बनाते हो वैसे बनाइए, खाना खींच लीजिए। प्रोसेस ए बना रहे हो आप। अब आइए डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे। पार्टिकुलर यूनिट अमाउंट, क्रेडिट में पार्टिकुलर यूनिट अमाउंट। ठीक। डेबिट में देखिए लिखेंगे 2 यूनिट्स इशूड। डेबिट में लिखिए 2 यूनिट्स इशूड। कितना यूनिट डाला आपने, इसमें प्रश्न में दिया हुआ 20,000 यूनिट्स और उनका अमाउंट दिया हुआ है 50,000। लास्ट में देखिए क्वेश्चन के यूनिट्स इशूड 20,000, 50,000 इसका अमाउंट लिख दिया आपने। ठीक है। फिर लिखिए मटेरियल्स कंज्यूम्ड। मटेरियल्स कंज्यूम्ड ए में 18,000 दिया है, लिख दीजिए 18,000। फिर वेजेस दिया हुआ है 28,000, उसको भी नोट कर दीजिए, डेबिट में लिख दीजिए। मटेरियल कंज्यूम्ड 18,000, वेजेस दिया हुआ है 28,000 दिया। ठीक है ना, 28,000 लिखिए। एंड 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखिए, अमाउंट दिया हुआ 4,000 का। ठीक है। इतना ही खर्चा प्रोसेस ए के लिए हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक। तो डेबिट साइड हमने पूरा किया अभी। अब क्रेडिट में आइए। प्रश्न में दिया हुआ है क्या लिखते हैं, नॉर्मल वेस्टेज। अब नॉर्मल वेस्टेज होगा तो लिखेंगे। ठीक है। और यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस लिखते हैं। तो नॉर्मल वेस्टेज लिखिए बाय नॉर्मल वेस्टेज। बाय नॉर्मल वेस्टेज कितना रुपया है, कितना परसेंट है, 2% है। तो 20,000 यूनिट्स हैं, 20,000 का 2% निकाल दीजिए। 20,000 गुणे 2/100 कर दीजिए तो निकलेगा 400 यूनिट। ठीक है ना। इसमें प्रश्न में क्या रखा है कि प्रत्येक 100 को बेचते हो 20 रुपए में। ठीक है ना। प्रश्न में देखिए लिखा हुआ होगा कि प्रक्रिया ए और बी का जो क्षय है वो बिकता है 20 रुपया प्रति 100 इकाइयां। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना यूनिट आया, 400 यूनिट्स आया। 400 में कितने 100 होंगे, ये होंगे 400, मतलब 4 बार होगा। तो 400/100 कर दीजिए तो 4 आ गया। और इस 4 को बेच रहे हो प्रति 20 रुपया। ठीक है ना। तो 20 चौके 80, मतलब हुआ कि यूनिट्स में डालोगे आप 400 यूनिट्स और अमाउंट में डालेंगे आप 80 रुपये, 80 रुपया। ठीक है ना। अब देखिए इस प्रश्न में उत्पादन कितना हो रहा है। प्रश्न में लास्ट में चले जाइए, लिखिए बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। बाई ट्रांसफर टू बीच में जगह थोड़ा छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ और वेस्टेज आएगा। तो यहाँ बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है ना। कितना यूनिट्स है ये, उत्पादन कितना हुआ, 19,500 का उत्पादन हुआ है। ठीक है ना, इकाइयों में। तो देखिए
अब यूनिट्स हमने कितना डाला था वहाँ यूनिट्स में लिख देंगे ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट में 19,500, ठीक है। हमारे पास 400 का नॉर्मल वेस्टेज हो गया, तो कुल कितना हो गया 19,900 आइटम इकाइयाँ हमारे पास क्रेडिट साइड में आ रही हैं। और डेबिट में कितना आ रहा है 20,000 इकाइयाँ हैं। इसका मतलब हुआ कि 100 इकाइयाँ एबनॉर्मल वेस्टेज में जाएंगी। तो ठीक है, 20 जगह जहाँ छोड़ रखा था आपने वहाँ लिखेगा बाई एबनॉर्मल वेस्टेज, बाई एबनॉर्मल वेस्टेज 100 इकाइयों का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम इसकी कॉस्टिंग कैसे करते हैं, पता है भाई शुरू के प्रश्न में आपको ऐसे ही कि डेबिट साइड को जोड़िए, डेबिट साइड जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट कितना आएगा 1 लाख, यूनिट्स आएगी 20,000, ठीक है ना। 1 लाख रुपया लगा तो आपने कितनी इकाइयों का प्रोडक्शन किया, एक तो 19,500 का प्रोडक्शन किया, 100 यूनिट्स आपके एबनॉर्मल वेस्टेज की हो गई और 400 यूनिट हो गई थी नॉर्मल वेस्टेज की। इसका मतलब हुआ कि हमें 1 लाख रुपए में से 80 रुपया घटा देना है, ठीक है ना। और यूनिट में घटा देना है 400, 19,600 आइटम होते हैं ये। 19,600 का दाम कितना हो जाएगा 99,920 रुपये या 99,920 रुपीज़ का मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस 99,920, ठीक है ना, इसका पूरा मूल्य हुआ कितने इकाइयों का, ये हो गया 19,500 इकाइयों का, नहीं 19,500 का नहीं, ये होगा 19,600 इकाइयों का, ठीक है ना। तो आप क्या करिए कि जो बाई नॉर्मल वेस्टेज है उसका अमाउंट कैसे निकालोगे आप, या तो कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। 1 लाख माइनस 80 कितना हो गया 99,920, तो 99,920 डिवाइड कर दीजिए 19,600 से, ठीक है ना। 19,600 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये निकल सकता है आपका 100 इकाइयों का दाम, मल्टीप्लाई कर दिए 100 से तो निकलेगा 510 रुपया। तो 510 रुपया उठा के लाइए आप, लिखिए एबनॉर्मल वेस्टेज में, और जो बचेगा 99,920 में से 510 रुपया घटा दीजिए, ये होगा 99,410 रुपया, ठीक है ना। तो ये क्रेडिट साइड में आ गया बाई ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट में, ठीक है ना, 99,410। अब 99,410 या 99,410 को डिवाइड कर दीजिए 19,500 से, ठीक है ना। आपका एक आएगा, एक यूनिट का दाम आ गया 5 रुपया 10 पैसा प्रति इकाई, ठीक। तो इस तरह से आपका क्रेडिट साइड का जोड़ 1 लाख अमाउंट का, यूनिट का जोड़ 20,000 और डेबिट का भी ऐसे 20,000 और 1 लाख रुपए अमाउंट का जोड़ आ गया। तो आपको करना कुछ नहीं होता है, केवल यहाँ देखना होता है कि नॉर्मल वेस्टेज को घटाइए, फिर आपकी पूरी की कॉस्ट निकल जाती है। जब पूरे की कॉस्ट निकल जाएगी उसी कॉस्ट को नॉर्मल वेस्टेज के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर यूनिट कॉस्ट जितनी भी आई आंसर आपका निकल जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से कर लेंगे तो ये हो गया ये। अब उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आप प्रोसेस बी अकाउंट में आएंगे, तो प्रोसेस बी अकाउंट में जैसे ही आप बढ़ते हो तो प्रोसेस बी अकाउंट में एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस आ जाएगी, ठीक है ना। और प्रोसेस सी में आपकी आएगी एबनॉर्मल वेस्टेज। तो इस तरह से आप ये प्रश्न करिएगा, मैं आपको प्रश्न भेजूंगा अभी, उसको देखिएगा, क्वेश्चन करिएगा, समझ में नहीं आएगा फिर से पूछिएगा, मैं फिर से दोबारा आपको रिवाइज करा दूंगा इसको, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन करना है आज आपका, अगला क्लास है मेरी। अब क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, हेलो। ये क्वेश्चन मैंने बताया कल प्रोसेस ए का बताया ना मैंने आपको, प्रोसेस ए, बी और सी मैंने छोड़ दिया आपके सामने, ठीक है ना। तो बी और सी अपने आप करिएगा, सिंपल सा है जैसे आपने अब तक किया, सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। इसको करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा, नहीं आएगा फिर बताऊँ कल आपको, ठीक है। नेक्स्ट मेरी क्लास है। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।